जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्पाधिकार बाजार पर। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होता है अल्पाधिकार बाजार। तो अल्पाधिकार बाजार को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अर्थ पर। तो जो शब्द है अल्पाधिकार, यदि हिंदी में हम संधि पढ़ चुके हैं तो संधि यदि विच्छेद हम इसका करते हैं तो दो शब्द हमें यहाँ पर मिलेंगे, एक अल्प और दूसरा अधिकार। यदि इसको हम तोड़ दें, दो भागों में कर दें, तो पहला शब्द आएगा अल्प, जिसका मतलब होता है छोटा या फिर कम, और इसी में एक शब्द और जुड़ा हुआ है अधिकार। ये जो अधिकार है इसका मतलब होता है दावा। तो यहाँ पर दावा ना होकर क्या है, होता दावा ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम अर्थशास्त्र में समझेंगे एक प्रकार से उसका मतलब होगा स्वामित्व का। तो इस शब्द का टोटल अर्थ यदि हम निकालें तो इसका मतलब क्या होगा, अल्प अधिकार मतलब कि कम अधिकार या फिर कम स्वामित्व। तो ये तो हो गया शब्द का अर्थ। यहाँ तक यदि हमने समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे हम इसे इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में अल्प अधिकार क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार समझा, उसके बाद फिर एकाधिकार बाजार समझा था। एकाधिकार बाजार में हमने क्या समझ लिया था कि बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी विशेष वस्तु का बाजार में केवल एक ही उत्पादक होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं एकाधिकार बाजार। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अधिकार की बात हो रही है कि कुछ विक्रेताओं का छोटा सा अधिकार होता है या फिर कम अधिकार होता है विशेष वस्तुओं पर, तो उसे हम बोलते हैं अल्पाधिकार। अब जरा इसकी परिभाषा पर हम गौर करें तो क्या परिभाषा क्या कहती है। देखिए, अल्पाधिकार की स्थिति में थोड़े से विक्रेता होते हैं, मतलब कि एक ना होकर थोड़े से विक्रेता होते हैं। बाजार में जो विशेष वस्तु है उसके कम विक्रेता होंगे, एक होगा या फिर एक से अधिक होंगे, या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। देखिए, एक होगा तो एकाधिकार हो जाएगा, और दो होंगे तो एक प्रकार और पड़ा हुआ है हमने द्वैधिकार का, वो द्वैधिकार बाजार हो जाएगा। तो दो से अधिक होंगे, या तो तीन होंगे, चार होंगे या पांच होंगे, इतने हो सकते हैं, मतलब कि कम होंगे तो वो किस में आ जाएगा, अल्पाधिकार में। चलिए, पहली लाइन समझ में आ गई। अब यदि इनमें से कोई विक्रेता या फर्म अपने उत्पादन या वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है तो इसका दूसरे विक्रेताओं की कीमतों तथा बिक्री की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इसकी परिभाषा में कुछ नहीं है, बस इसमें हमें जो समझना है वह बात यह है कि जैसे मान लीजिए 5 उत्पादक हैं बाजार में। अब ये जो 5 उत्पादक हैं, अब जैसे हम उदाहरण लें, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रंगीन टीवी, या फिर कार हो गया, इनके आप मार्केट में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 उत्पादक आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा बाजार में कोई उत्पादक नहीं मिलते हैं। अब ये जो 5 या 4 उत्पादक रहते हैं, यही बाजार में जो देश की जनसंख्या है, यदि हम अपने देश में देखें तो देश में लगभग जितनी जनसंख्या है जो कार और टेलीविज़न खरीद सकती है, उसकी पूर्ति करते हैं। तो जो पूर्ति की मात्रा रहती है, पूर्ति की मात्रा मतलब कि बाजार में जो माल वह बिक्री के लिए पहुंचाते हैं, वह जनसंख्या के एक बड़े भाग पर क्या रहता है, उसका एक प्रकार से नियंत्रण रहता है, पूर्ति पर नियंत्रण रहता है कि मैं इतने लोगों तक अपना सामान बेचता हूं। और इनका एक प्रकार से ब्रांड भी चलता है। अब ब्रांड रहता है तो फिर लोग उसी को पसंद करते हैं। जैसे आप टेलीविज़न में देखोगे तो सोनी टीवी हो गया, इसके बाद एलजी का हो गया, इसके बाद गोदरेज का हो गया। ये सब क्या है, एक फेमस ब्रांड है, अच्छे ब्रांड हैं, और ये मार्केट में क्या बनाए हुए हैं, अपनी एक जगह बनाए हुए हैं। लोग यदि एलजी का टीवी पसंद कर रहे हैं तो फिर वह एलजी का ही खरीदेंगे, और यदि सोनी का पसंद कर रहे हैं तो फिर सोनी का ही खरीदेंगे। जैसे एक बेकार हो गया तो उसके बाद भी वह सोनी का ही लेंगे, और यदि एलजी को पसंद करते हैं तो फिर एलजी का ही लेंगे। इसी प्रकार से हम यदि कार बाजार में देखें तो वहाँ पर भी आपको 4-5 ही उत्पादक मिलेंगे, जैसे कि मारुति हो गया, इसके बाद सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या है, कार का बाजार है। अब ये जो 4-5 उत्पादक रहते तो ये क्या है,
अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें थोड़े से विक्रेता हों, जैसे हमने ये उदाहरण ले लिए कार बाजार में ले लिए और इसी प्रकार टीवी में ले लिए। तो ये 3-4 उत्पादक टीवी का उत्पादन करते हैं और 3-4 ही कार का उत्पादन करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए एक जनसंख्या के एक बड़े भाग पर जैसे सोनी कब्जा किए हुए है, मतलब कि एक प्रकार से नियंत्रण किए हुए है कि वह उसका मार्केट है, मतलब कि वहां पर वह पूर्ति करता है जो लोग सोनी की टीवी को पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जनसंख्या के कुछ भाग पर जो कि एलजी को पसंद करता है, एलजी कंपनी को पसंद करता है, वो उसको नियंत्रण में रखे हुए है। गोदरेज कंपनी भी इसी प्रकार से नियंत्रण करती है। ठीक इसी प्रकार से मारुति, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हीरो, ये क्या है, एक ब्रांड है मार्केट में जो चलता है और उसका एक अच्छा ब्रांड रहता है, अच्छा नाम रहता है, मतलब कि अधिकार तो रहता है। अब इन सभी में आप देखेंगे तो मारुति अपने ग्राहकों पर एक अधिकार रखे हुए है, अपने बाजार पर एक छोटा सा अधिकार है। सुजुकी भी इस प्रकार का अधिकार किए हुए है। इसी प्रकार यदि टीवी में देखें तो सोनी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, एलजी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इनके जो अधिकार हैं बाजार पर, जो थोड़ा सा अधिकार है, कम अधिकार है, ये क्या होता है, एक दूसरे से प्रभावित होता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है, अब देखिए जैसे कि सोनी टीवी की कंपनी है, सोनी टीवी की कंपनी ये सोचती है कि मेरी बिक्री कम हो रही है, तो मैं क्या करता हूं कि अपनी जो टीवी है उसकी कीमत कम कर देता हूं। अब यदि ये कीमत कम करेगा तो फिर एलजी कंपनी की जो कंपनी है वह भी कीमत कम करेगी। क्यों कम करेगी, क्योंकि यदि एलजी कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत कम नहीं करेगी तो फिर बिक्री किसकी ज़्यादा होगी, सोनी की। तो ये जो इसकी पूर्ति रहती है और कीमत रहती है, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। बस यही होता है अल्पाधिकार बाजार। इसे ही हम परिभाषा में परोस सकते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं। यदि इनमें से कोई विक्रेता या फर्म अपने उत्पादन या वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है तो इसका दूसरे विक्रेताओं की कीमतों तथा बिक्री की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। मतलब बिक्री की मात्रा मतलब कि पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है और कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि कोई एक यदि कोई निर्णय लेगा तो जो इंडस्ट्रीज है पूरी, जो पूरा बाजार है वो प्रभावित होगा। और यदि सभी मिलकर कोई निर्णय लेंगे तो कोई एक व्यक्ति उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको भी वह स्वीकारना पड़ेगा। यही होता है अल्पाधिकार बाजार। इतना समझ में आ गया। इसकी परिभाषा बड़ी आसान सी है, बस हमें अपने शब्दों में बनानी है। हमने इसका अर्थ समझ लिया तो इसकी फिर परिभाषा हम आराम से लिख सकते हैं। अर्थ में क्या है, अल्प अधिकार मतलब कि कम अधिकार, बाजार में पूर्ति का कम अधिकार। अपने क्षेत्रों में जो अधिकार है, अपने जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्रचार कर रहे हैं उसके अनुसार इनका अधिकार निर्धारित होता है। अब ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं में। सबसे पहले हमने इसका अर्थ समझ लिया कि अल्पाधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है, उसके बाद इसकी परिभाषा पर बात कर ली। अब चलिए इसकी हम देखते हैं विशेषताएं कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता जो हमने परिभाषा में देख ली है, विक्रेताओं की संख्या कम होती है। विक्रेता कौन होता है, जो कि माल बेचता है। अब यहाँ पर जैसे सोनी, एलजी, गोदरेज, ये सभी क्या हैं, विक्रेता हैं। ये टीवी का निर्माण करते हैं और भी कई सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बाजार में उपलब्ध कराते हैं, पूर्ति करते हैं। तो इनकी संख्या कैसी है, यहाँ पर कम है। अब कम है, ये निश्चित नहीं है कि 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, लेकिन क्या है, कम है। और ये भी ध्यान रखना है, यदि बाजार में एक ही उत्पादक होगा तो वह हो जाएगा फिर एकाधिकार बाजार। यदि 2 उत्पादक रहेंगे तो वो हो जाएगा द्विआधिकार बाजार। और कम फर्में रहेंगी लेकिन जो वस्तु है उसमें क्या रहेगा, विभेद रहेगा, अलग अलग वस्तुएं रहेंगी तो वो हो जाएगा एकाधिकृत बाजार। यहाँ पर जो वस्तु है वह लगभग कैसी है, समान है और उसके कई सारे विक्रेता हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में है, कम मात्रा में है। और उनके जो निर्णय हैं वह एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर हैं। यदि कोई एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो पूरे बाजार पर प्रभाव पड़ेगा और पूरा बाजार मिलकर कोई निर्णय लेगा तो एक व्यक्ति के निर्णय को वह प्रभावित करेगा। ये तो हो गया हमारा अल्पाधिकार बाजार। अब इसमें जैसे
क्रेताओं की संख्या कम है, मतलब कि कम होते हैं। अब देखिए, पूर्ति के बड़े भाग पर क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं और परस्पर निर्भर रहते हैं। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है पहली विशेषता में, और जो विक्रेताओं की कम संख्या है इसमें हमें क्या कर देना है, मेंशन कर देना है कि अल्पाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कम होती है। इसमें किसी एक के द्वारा लिया गया निर्णय पूरे फर्म पर लागू होता है, पूरे बाजार पर लागू होता है, और जो पूरे बाजार का निर्णय है, पूरे उत्पादकों का निर्णय है, वैसे किसी एक उत्पादक के निर्णय को प्रभावित करता है। इसके बाद ये परस्पर निर्भर होते हैं और एक उत्पादक एक जनसंख्या के बड़े भाग पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये तो इसकी पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता क्या है, समरूप अथवा भेदित वस्तु। भेदित मतलब कि वस्तु विभेद, जो हमने एक रूपता में पढ़ा हुआ था, एक अधिकार बाजार में पढ़ा हुआ था। अब देखिए, जैसे कि ये सब मारुति भी, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं, कार का निर्माण करते हैं। एक नाम से हम जानते हैं कि कार उत्पादक है, लेकिन इसकी वस्तु क्या होती है, अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, तो इसे हम समरूप भी कहेंगे। तो आप जो सवारी कार देखते हैं, मतलब कि केवल हम ड्राइव के लिए या फिर आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या होती है, समरूप होती है। और भेदित वस्तु की यदि बात करें तो महिंद्रा जो कंपनी है वह देखिए कई सारी लोडिंग गाड़ियां भी बनाती है, बोलेरो बनाती है, महिंद्रा बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बनाती है, तो इसमें वस्तु विभेद भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी हमें ध्यान रखनी है कि यदि वस्तु में विभेद होता है, वस्तु विभेद पाया जाता है, तो उस स्थिति में एकाधिकृत बाजार निर्मित हो जाता है। कौन सा बाजार हो जाएगा, एकाधिकृत बाजार। जैसे जब हमने एकाधिकृत बाजार समझा था, उस समय हमने उदाहरण लिया था साबुन का, जैसे कि 5 प्रोडक्ट हमने लिए थे। इसमें देखिए वस्तु क्या थी, समरूप थी, जैसे कि लक्स हो गया, इसके बाद डव हो गया, ब्रीज हो गया, गोदरेज साबुन भी आती है, संतूर भी आती है। ये सभी क्या है, समान प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु विभेद पाया जाता है, इसलिए ये अपने क्षेत्र में क्या रहती है, एकाधिकृत। जैसे लक्स ने अपना जो पैकिंग किया है इसमें क्या है, और डब की यदि पैकिंग देखें तो सब में क्या पाई जाएगी, विभेदिता पाई जाएगी, वस्तु विभेद थोड़ा सा पाया जाता है रंग रूप और पैकिंग के आधार पर। इसमें ऐसा नहीं पाया जाता, या तो ये वस्तु समरूप भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एकाधिकृत बाजार हो जाएगा। तो ये जो विशेषता है ये एकाधिकृत बाजार का ही एक रूप होती है। यदि हम इसमें देखें, एकाधिकृत बाजार में देखें, वहां यदि उत्पादक कम हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, फिर अल्पाधिकार बाजार हो जाएगा। और इसमें यदि वस्तु विभेद पाया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एकाधिकृत बाजार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अगली विशेषता क्या है, विज्ञापन तथा विक्रय लागतों का महत्व होता है। ये जो बाजार होता है अल्पाधिकार बाजार, इसमें विज्ञापन और जो विक्रय लागतें होती हैं उनका बड़ा महत्व होता है। किस प्रकार से महत्व होता है, देखिए सोनी टीवी वाले यदि विज्ञापन नहीं देंगे और एलजी वाले विज्ञापन दे रहे हैं, तो फिर जो जनता है, जो ग्राहक हैं, वो किस तरफ ज़्यादा भागेंगे, एलजी कंपनी की तरफ। क्यों, क्योंकि एलजी कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, टीवी पर ऐड चला रही है या फिर अखबार में ऐड दे रही है, तो उससे क्या होंगे, ग्राहक जो होते हैं वह प्रलोभित होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, जिसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। अब लोगों को फीचर्स के बारे में कैसे पता चलता है, ऐड के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट होती है तो फीचर्स के बारे में मालूम पड़ता है, तब जाके वह उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब सोनी कंपनी यदि ये नहीं करेगी तो ग्राहक पर किस ओर जाएगा, एलजी कंपनी की तरफ। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का बड़ा महत्व रहता है, तो विज्ञापन तथा विक्रय लागतें इन्हें करनी पड़ती हैं ताकि जो अपना ग्राहक है वह अपने छोड़ के दूसरे की तरफ ना जाए। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए कीमत स्थिरता। अब एक प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ये मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक का लिया गया निर्णय सभी के मार्केट को क्या करता है, प्रभावित करता है। कोई एक व्यक्ति इनमें से, जैसे कि 3 उत्पादक हैं, तीनों में से कोई एक व्यक्ति क्या कर दे, कीमत कम कर दे। अब एक व्यक्ति कीमत कम करेगा तो लोग किस तरफ भागेंगे, जहां पर कम कीमत में उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा।
तो ये फिर दो जो बचे हुए हैं उन्हें भी क्या करना पड़ेगी, कीमत कम करना पड़ेगी। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से कीमत युद्ध छिड़ जाएगा। यहाँ पे कीमत युद्ध छिड़ जाएगा तो फिर बाजार में इन्हें क्या होगा, लॉस होगा। किस प्रकार से, देखिए जैसे सोनी ने कीमत कम कर दी तो इसके बाद फिर एलजी भी कम करेगा, गोदरेज भी कम करेगा, इसके बाद सोनी फिर से कीमत कम कर देगा तो फिर से ये कम करेंगे। इस प्रकार से ये कीमत कम करते जाएंगे ग्राहक अपनी ओर बनाए रखने के लिए, और इन्हें फिर क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगी। इसीलिए ये क्या करते हैं, कीमत में स्थिरता रखते हैं। कीमत स्थिरता मतलब कि फीचर्स के आधार पर कीमत का निर्धारण कर देते हैं। फीचर्स के आधार पर मतलब कि जो नए नए मॉडल आते हैं आप उसमें देखोगे कीमतों में अंतर रहता है, पुराने मॉडल की कीमत कम हो जाएगी, नए मॉडल की कीमत अधिक हो जाएगी। तो कीमत एक प्रकार से क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये क्या कर लेते हैं, आपस में मिलकर निर्णय ले लेते हैं कि बाजार में हमारी कितनी लागत आ रही है और हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, इतनी कीमत हम रखेंगे। तो इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और सभी एक दूसरे से मतलब कि इसमें क्या रहता है, निर्भरता रहती है, तो सहयोग की भावना भी रहती है। तो अगली देखिए विशेषता क्या है, जैसे कि समूह व्यवहार है। ये भी क्या रहता है, ये व्यवहार डिपेंड करता है, कभी कभी तो इनके बीच सहयोग का व्यवहार पाया जाता है और कभी कभी संघर्ष का व्यवहार पाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से विशेषता है कि व्यवहार सिद्धांत पर इसकी रचना मानी जाती है। यानी ये माना जाता है कि जो अल्पाधिकार बाजार है वह व्यवहार सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसके बाद देखिए पांचवी विशेषता क्या है, फर्मों का प्रवेश तथा बाहिर्गमन कैसा होता है, कठिन होता है। अब बाहिर्गमन और प्रवेश इसमें कठिन क्यों माना जाता है, अब देखिए जैसे कि आप कार का निर्माण करना चाहते हैं तो कार के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले तो बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। इसके लिए आपको पूंजी चाहिए, बहुत सारे संसाधन चाहिए, तब जाके आप फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगाने के बाद फिर आप कार का निर्माण कर पाएंगे, उसके लिए आपको वर्कर भी चाहिए। तो शुरुआत में जो निवेश करना पड़ता है जो कि बहुत असंभव सा होता है इतने बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी पूंजी एक व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होती है एक साथ में। ये लोग भी जो कंपनियां रहती हैं ये भी बड़े बड़े लोन लेके पहले छोटी इकाइयां डालती हैं, उसके बाद इकाइयां बढ़ाती जाती हैं। तो इनकी कंपनियां अब बड़ी हो गई हैं। अब बड़ी होने से ये देखिए क्या करते हैं, एक तो स्वामित्व कर लेते हैं, पेटेंट बना लेते हैं। जैसे कि इन्होंने इस कार का निर्माण किया है और इसकी जो डिजाइन तैयार की है, इसकी डिजाइन का ये क्या करेंगे, सरकार से पेटेंट बना लेंगे, उसका स्वामित्व ले लेंगे। फिर कोई दूसरा व्यक्ति इस डिजाइन को या जो फीचर्स हैं उनको क्या नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। यदि करना है तो पहले पेटेंट उनसे खरीदना पड़ेगा, तब जाके वह कर पाएगा। इसी प्रकार तो प्रवेश करना क्यों कठिन होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में निवेश करना होता है जो कि संभव नहीं होता। और बाहर निकलना क्यों कठिन होता है, क्योंकि आप पेटेंट करा लेते हो तो वह आपके नाम से ही चलता है, आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आप उसको छोड़ोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत आती है। इसलिए प्रवेश और बाहिर्गमन अल्प अधिकार बाजार में कठिन माने जाते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट वाला और बचा हुआ है हमारा, मांग वक्र की अनिश्चितता। अब देखिए हमने जो बाजार स्वामित्व के आधार पर या फिर ये कहें कि जो प्रतियोगिता के आधार पर हमने बाजार के प्रकार पढ़े हुए हैं, सभी में हमने मांग वक्र की स्थिति देखी हुई है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र की स्थिति देखी, उसके बाद एकाधिकार बाजार में मांग वक्र की स्थिति देखी। अब जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसी का ये क्या है, अल्पाधिकार बाजार है। अब इसमें यदि हम देखें तो जो मांग वक्र रहता है इनका ये कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं रहती। निश्चितता मतलब कि स्थायित्व, या फिर ये कहें कि भाई किस ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा मांग वक्र या फिर स्थिर रहेगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा, ये इसमें मतलब पहले से ये देखना थोड़ा सा कठिन रहता है। क्यों कठिन रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मांग कैसे बढ़ती है, कीमत कम करने पर। यदि कीमत ये मान लीजिए जैसे गोदरेज कंपनी है, गोदरेज कंपनी कीमत अपनी कम कर देती है, अपने प्रोडक्ट की, अपनी टीवी की कीमत कम कर देगी, लेकिन उसको पहले से ये ज्ञात नहीं है कि भाई मेरा मांग कैसी होगी, मांग बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कीमत कम करने पर मांग अधिक बढ़ेगी या थोड़ी कम बढ़ेगी, ये इसको पहले से अनुभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये कंपनी अपनी कीमतें कम करेगी तो बाकी जो दूसरे उत्पादक हैं वो भी अपनी कीमतें कम करेंगे, तो इससे इसकी मांग में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये इसको थोड़ा सा
पहले से अनुभव करना या फिर पहले से ज्ञात करना बड़ा कठिन होता है। तो इस कारण से जो मांग वक्र है अल्पाधिकार बाजार जो होता है उसमें मांग वक्र अनिश्चित हो जाता है कि भाई ऊपर की तरफ जाएगा या पहले से बाजार में जो मांग है वही मांग रहेगी या फिर मांग बढ़ जाएगी या फिर मांग कम हो जाएगी, ये देखना असंभव रहता है। इस कारण से मांग वक्र इसमें नहीं बन पाता। तो यदि मांग वक्र इसमें पूछा जाता है तो हम आंसर में सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र की स्थिति अनिश्चित रहती है। इतना हो गया। तो आज के लिए ये हमारा काफ़ी है। यदि हम इसके अंदर और जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए बस आसान सा तरीका हमें ये याद रखना है कि अल्पाधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है, उसकी हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये आज हमने टीवी का उदाहरण ले लिया और कार का उदाहरण ले लिया, इन्हें हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये 5-6 जो इसकी विशेषताएं हैं इनको जरूर अच्छे से हमें समझ लेना है, और क्योंकि परीक्षा में ये अधिकतर पूछी जाती हैं। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता, एकाधिकार बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो जितने भी बाजार हम कवर कर चुके हैं सभी बाजार की विशेषताएं और परिभाषाएं हमें अच्छे से याद कर लेनी है, चलिए कर सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम दोबारा से इस पर डिस्कशन कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।